हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम पिछले सेशन से कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम थोड़े और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बहुत ध्यान से हिंदी में सभी बच्चे उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हमने प्रश्न संख्या 7 तक कर लिया था। प्रश्न संख्या 7 फिर से एक बार देखेंगे, है ना। मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरु रज्जु क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाए, है ना, आघात का मतलब क्या है? कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्पाइनल कॉर्ड में, तो क्या हो गया? किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मतलब कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो होने में प्रॉब्लम होगी, जो सूचना नहीं आ पाएगी, है ना। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक से संचारित नहीं होंगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र का एक बहुत मुख्य भाग है। तो मुख्य भाग होने के नाते, मुख्य भाग होने के कारण मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो सामान्य तौर पर प्रतिवर्ती क्रियाएं बिल्कुल ही नहीं संपन्न होंगी और सभी सूचनाएं जो है वो ठीक प्रकार से, जैसे होना चाहिए वैसे संचारित नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बस एक 10-20 सेकेंड्स में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न, अगला प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। उत्तर में क्या लिखेंगे? पादप कोशिकाएं हार्मोन्स स्रावित करती हैं। मैं थोड़ा साइड होती हूँ, आप सभी देखेंगे बच्चों, उसको नोट करना है आपको। तो पादप कोशिकाएं हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करते हैं। पादप कोशिकाएं मतलब प्लांट सेल्स क्या करती हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती रहती हैं, है ना। ये हार्मोन्स किसके किसके लिए जरूरी हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के लिए। ग्रोथ, डेवलपमेंट और विभाजन का मतलब है कि जब कोशिका अपनी संख्या को बढ़ा रही हो, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, हमने 9th क्लास में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि विभाजन जो है वो पादप कोशिकाएं करती रहती हैं। तो ये हार्मोन्स ही होते हैं जो रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। कौन? ये हार्मोन्स ही होते हैं जो रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया आपके सामने। एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। मतलब एक जीव है तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड ही क्यों है, उसकी जरूरत ही क्यों है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र ना हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगी। अतः इन पर नियंत्रण जो है अति आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए ये प्रभावशाली है। प्रश्न क्या है? एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, और उत्तर में लिखना है यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र ना हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगी। अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए ये प्रभावशाली है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अनैच्छिक क्रियाएं, प्रश्न संख्या 10 हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं? जो हमारी इच्छा के बिना ही हो जाती है, मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे आग के जलने पर हाथ का पीछे चले जाना, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। आपके गले में भोजन के अटक जाने पर खांसी का आ जाना, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। कोई अनवांटेड चीज आपके खा लेने पर वोमिटिंग आ जाना, उल्टी हो जाना, ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं वो है कि जो पर्यावरण में हो रहे किसी परिवर्तन के कारण अगर हमने कोई रिएक्शन किया है, जैसे छुई मुई का पौधा जो होता है, टच मी नॉट को टच करने पर उसका सिकुड़ जाना, वो प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे हम अनैच्छिक क्रियाएं। क्या लिखेंगे? अनैच्छिक क्रियाएं। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। सभी बच्चे मैं साइड हूं, आप लिख सकते हैं इसी समय। इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है, यानी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं ये। और ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा ये क्रियाएं मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जैसे कि आपकी हृदय की धड़कन या सांस लेना। ये क्या कभी हम सोच करके सांस को लेते हैं? मतलब हम हर पल सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो क्या हम हर सांस के पहले सोच रहे हैं चलो अब सांस ले लेते हैं, और उसके बाद सांस ले ली, फिर सोचे चलो फिर से सांस ले लेते हैं और फिर सांस ले ली? ऐसा तो नहीं होता है। हम अपने सारे काम करते रहते हैं पर हम अपनी सांसों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि सांसें निरंतर चल रही हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हैं, है ना, हमारे मस्तिष्क के द्वारा वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हैं, तो उन्हें हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जब हम इंटेंशनली सांस लेते हैं बच्चों, है ना, सांस लेना अनैच्छिक क्रियाओं में है, लेकिन इसे हम कभी कभार अपनी इच्छा के अनुसार भी ले सकते हैं, है ना। अगर इच्छा के अनुसार हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसे हम योग में शामिल कर देते हैं ना। सभी बच्चे योग के बारे में जानते हैं। तो अगर हम अपनी इच्छा से अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? योग की श्रेणी में हम उसे शामिल कर लेते हैं। दूसरा क्या है? ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा समय नहीं लेती हैं। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा समय नहीं लेती हैं। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? अनैच्छिक क्रियाओं के बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेरुरज्जु का मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरुरज्जु का मतलब। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है रीढ़ की हड्डी, है ना। इसको हम रीढ़ की हड्डी भी लिख सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। उसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हम उन हड्डियों से नहीं होती कोई प्रतिवर्ती क्रिया, बल्कि उनके अंदर मौजूद जो तंत्रिका तंत्र है, जो न्यूरॉन्स है, वो इन प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए हम गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर
गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हाथ का पीछे हट जाना, ये क्या है? ये एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो है ये पॉइंट नंबर 2 है, ये क्रियाएं यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेती हैं, लेकिन फिर भी अनैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अनैच्छिक क्रियाएं इससे ज्यादा समय लेती हैं और प्रतिवर्ती क्रियाएं उससे भी कम टाइम लेती हैं। ये सभी बच्चे नोट करेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं, उनके बारे में 2 पॉइंट्स, और प्रतिवर्ती क्रियाएं और उनके बारे में 2 पॉइंट्स सभी बच्चे लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कौन सा है ये? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा अंतर करना है आपको, है ना? क्या करना है? तुलना तथा अंतर करना है। तंत्रिका क्रियाविधि लिखेंगे उत्तर में। तंत्रिका क्रियाविधि यानी कि नर्वस सिस्टम की मैकेनिज्म आपको लिखनी है। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिका क्रियाविधि क्या है? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम संवेदी सूचनाएं प्राप्त करके रिसेप्टर्स के द्वारा, ग्राही के द्वारा रिसीव करके अपना संदेश भेजता है और नियंत्रण करता है, और रिएक्शन इफेक्टर्स के द्वारा दिखाया जाता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है और इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका। क्या? न्यूरॉन्स। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगला पार्ट है इसका प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित करती है ना? शरीर के सभी अंगों में जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं वही हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन कई क्रियाएं होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कई क्रियाएं ये कंट्रोल करते हैं। जैसे ये शरीर की वृद्धि को, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विकास में भी ये नियंत्रण करते हैं। तो क्या लिखेंगे? शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन कई क्रियाएं करते हैं, उदाहरण के लिए वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। हार्मोन्स जो हैं किसी कारणवश अपने आप ही हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी ये हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है ये भी वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण ही होता है। कैसे? मान लीजिए कि हम किसी बहुत सुंदर जगह पे घूमने गए हैं बच्चों, और वहां पे आने के बाद हमने बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य देखा, तो हमारे शरीर में अपने आप ही खुशी वाला हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे हम क्या होते हैं? मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, मानसिक तौर पे बहुत अच्छा महसूस करते हैं ना। किसी की मृत्यु हो जाने पर
लोगों को रोता हुआ देखकर हम खुद भी द्रवित हो जाते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो या ना हो, है ना। तो ये हार्मोन्स क्या है, परिस्थितियों में, वातावरण में जब चेंजेस आते हैं तब भी ये हार्मोन्स अपने आप ही सिक्रीट होते हैं, और यही हमारे मनस को यानी कि हमारे दिमाग को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न है, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, हार्मोन्स वाला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न क्या है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी पैरों में होने वाली गति में क्या अंतर है, उसके तरीके में क्या अंतर है। छुई मुई पादप में गति और हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, ये प्रश्न है आपका। उत्तर क्या है, उत्तर लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे, ऐसे पॉइंट वाइज लिखने की आदत डालेंगे ताकि आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में भी मार्क्स जो है गेन करने में आसानी होगी, जिसको कहते हैं मार्क्स स्कोर। बहुत से बच्चों की एक शिकायत होती है कि हमने पढ़ाई बहुत की थी, पूरी किताब रट ली थी और एग्जाम में एक एक शब्द हम लिख कर आए थे, फिर भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले, हम स्कोर नहीं कर पाए, है ना। ये एक सीक्रेट है बच्चों, क्योंकि ये क्लास 10th है तो अभी आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी होगी इस एग्जाम में, तो ये सीक्रेट को ओपन अप करेंगे। जो भी आप किताब में पढ़ते हैं उसको एज इट इज आप कितना भी लंबा लिख के आ जाएं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स मिलते हैं पॉइंट वाइज, आप जितना पूछा गया है, खास तौर पे साइंस में पॉइंट वाइज आपसे जितना पूछा गया उतना बिल्कुल इस तरीके से आंसर आप करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो हमेशा अच्छा होगा। जिस तरीके के आंसर को टीचर को एफर्ट ही ना लगाना पड़े, मतलब जैसे कॉपी चेक होती है तो एफर्टलेस चेकिंग अगर होती है तब टीचर आपको नंबर देता है अच्छे से, है ना। अगर एफर्टलेस चेकिंग नहीं होती, आपने ऐसा लिखा है कि पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है या इतना ज्यादा लिख दिया है कि पूरा बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आंसर को देखने और समझने के लिए, है ना, ऊपर राम कहानी लिख दी, नीचे भी राम कहानी लिख दी, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। आप कितना भी लिख दो, अगर टू द पॉइंट नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम में स्कोर अच्छा हो, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे छुई मुई पादप में गति। छुई मुई का जो पौधा होता है, टच मी नॉट में कैसे गति होती है ना। इस पौधे में गति का आधार क्या है, स्पर्श है। पहला पॉइंट क्या है ना, पौधे का नाम ही क्या है, इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट या छुई मुई, है ना। बहुत बार उदाहरण के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि छुई मुई की तरह नहीं रहो, मतलब थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तो टच मी नॉट पौधे में गति का आधार क्या है, स्पर्श है। टच मी नॉट में पौधे की गति का आधार टच है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। पॉइंट नंबर 3 इज, यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे जो भी आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे हार्मोन वाले क्वेश्चन का। शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि से हार्मोन स्रावित या सिक्रीट होते रहते हैं। ये हार्मोन कई क्रियाएं, उदाहरण वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे,
हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है ना। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले हम छुई मुई पादप में कैसे गति होती है वो लिखेंगे, उसके बाद हम टांग में होने वाली गति के बारे में लिखेंगे। तो छुई मुई पादप में गति कैसे होती है, जिस पौधे को हम टच मी नॉट भी कहते हैं, इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है, यानी कि टच है। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। आप सभी ने अगर कभी भी छुई मुई का पौधा देखा हो तो छुई मुई के पौधे में क्या होता है, पहले वो अपनी पत्तियों को अंदर को बंद कर लेती है और उसके बाद फिर खोल भी देती है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे, यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, हमारी टांग में होने वाली गति। हमारी टांग में होने वाली गति, नीचे वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे। इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। हमारी टांग में होने वाली जो गति है उसमें गति का आधार क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम उसमें गति का आधार है। और पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर आधारित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है। हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है, यानी कि इसमें गति का आधार क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर आधारित है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स। तीसरा, यहाँ पैर और उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पैर और उसकी पेशियों के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तीनों पॉइंट्स लिख लेंगे। आई होप कि सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप हैंड रेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से आपके पास ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं सेम सेशन में भी। और अगर मान लीजिए सेशन के एंड में आपको कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप पूछ सकते हैं, वो अगले सेशन में, है ना। सेशन का टाइम अगर खत्म हो गया है तो अगले सेशन में उसका आंसर कर देंगे, अदरवाइज सेम सेशन में ही उसका आंसर हम कर देंगे, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर जो है ये इम्पोर्टेंट है। लिखा कैसे गया है, बिल्कुल उस पैटर्न पे जैसा आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स स्कोर होंगे, है ना। लिखा किस तरीके से गया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, आपको ये समझाने के लिए कि आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर्स करने हैं ताकि आपका क्या हो, एग्जाम में स्कोर अच्छा हो, मतलब मार्क्स जो है वो कटे नहीं, मार्क्स मिले, है ना। तो मार्क्स मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बेसिक, वैसे तो हम ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ते हैं, है ना, सभी बच्चे वैसे तो हम अपने डेवलपमेंट के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा
कह सकते हैं लक्ष्य है ना। अब 10th के बच्चे का क्या लक्ष्य है, उसको बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है, यही लक्ष्य है ना। तो ये जो ज्ञान अर्जित हो रहा है, जब हम फोकस करेंगे किस पर कि हमें नॉलेज हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो मार्क्स एग्जाम में अपने आप आ जाता है ना। तो कभी भी परीक्षा को तनावपूर्ण तरीके से नहीं लेंगे, परीक्षा के लिए टेंशन भी नहीं लेंगे, और इसको अच्छे से बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो मार्क्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मार्क्स अपने आप आते हैं। एक प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ना। ये प्रश्न क्या है, तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। यानी कि एक न्यूरॉन, एक तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें अलग अलग भाग होते हैं, तो उनको पहचानना है। पॉइंट नंबर 1, वो जगह जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, वो भाग जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। कैसे होता है एक तंत्रिका तंत्र, है ना, कुछ इसी तरीके का होता है तंत्रिका तंत्र। ये आपकी क्या है, यहाँ पे ऐसे से ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, सेल बॉडी हो गई, कोशिका काय हो गया, ये आपका एक्सॉन हो गया, और ध्रुमाकृतिक सिरे ये डेंड्राइट्स हो गए, है ना। तो जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं क्या कहलाते हैं, ध्रुमाकृतिक सिरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुमाकृतिक सिरे। पॉइंट नंबर 2 पूछा जा रहा है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, क्या कहलाती है, द्रुमिका। क्या कहलाती है, द्रुमिका कहलाती है। और पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके, तो क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है एक्सॉन, जिसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो ये सभी बच्चे इस चैप्टर में बच्चों तंत्रिका कोशिका का डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आज की क्लास में आई होप कि आप सभी बच्चों ने जो भी प्रश्न मैंने कराए और जो भी तरीके बताए उस पर ध्यान दिया होगा और अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।